ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 15 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चेक वाला चैप्टर। तो हमने पढ़ा था कि भाई देखो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने पढ़ा कि भाई तमाम वो इंस्ट्रूमेंट या रिटन डॉक्यूमेंट जो किसी की राइट्स एंड लायबिलिटीज क्रिएट करें वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने उसको बड़ी डिटेल में देखा कि भाई उसके अंदर कौन कौन से आते हैं। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज देखा, हमने प्रोमिसरी नोट देखा, उनके एसेंशियल्स वगैरह देखे, उनकी टाइप्स देखी, मुख्तलिफ चीजें जो थी छोटी मोटी हमने चैप्टर 14 में देखी। चैप्टर 15 में आके हमने स्पेसिफिकली चेक को डिस्कस किया, चेक से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनको देखा। तो चेक में हमने कहा था कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, लेकिन जस्ट एक छोटा सा डिफरेंस होता है। और वो छोटा सा डिफरेंस क्या होता है कि भैया जो चेक होता है वो हमेशा बैंक के ऊपर ड्रॉ होता है, मतलब ड्राई हमेशा बैंकर होगा। जबकि हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बाबे की एग्जांपल दी थी उसमें ड्राई सीधा था। तो कोई भी शख्स जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में कोई भी ड्राई हो सकता है, वो बैंकर भी हो सकता है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। लेकिन चेक के केस में स्पेसिफिकली जो होगा वो हमेशा बैंकर जो होगा वो ड्राई होगा। फिर हमने इसके कुछ एसेंशियल देखे और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैवीली इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से और उसमें से क्वेश्चन मस्ट आना है वो हमारा क्रॉसिंग ऑफ चेक था। हमने देखा कि चेक कितने तरीकों से क्रॉस होते हैं और उनका इफेक्ट क्या होता है। हमने एक ओपन चेक को देखा कि वो बेयरर चेक ओपन चेक होता है जिसके ऊपर जिसकी यूटिलिटी जो होती है वो डुअल यूटिलिटी होती है। मतलब क्या आप उसको कैश भी करा सकते हैं या आप उसको बैंक में डिपॉजिट भी करा सकते हो अपने अकाउंट के अंदर। तो हमने कहा था कि ये एक ओपन चेक होता है, लेकिन फिर हमने कहा कि एक जनरली क्रॉस चेक होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम कैश वाली यूटिलिटी उसकी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जस्ट उसकी बैंक वाली यूटिलिटी जो है वो कायम रहती है। मतलब वो अब सिर्फ जो क्रॉस चेक होता है वो बैंक में जमा हो सकता है, लेकिन जनरली क्रॉस चेक जो होता है उसकी यूटिलिटी जनरल बैंक होती है, मतलब वो आपके किसी भी बैंक के अकाउंट में जमा हो सकता है। फिर हमने कहा कि अगर उसकी ये वाला करेक्टरिस्टिक्स खत्म करना है जनरल यूटिलिटी वाला, तो उसको आप स्पेशली क्रॉस कर दें। क्या मतलब इसका कि अब वो किसी जनरल बैंक में नहीं जाएगा, जस्ट स्पेशली स्पेसिफाइड बैंक जो होगा, जिसमें हम क्या करते हैं चेक के ऊपर दो लाइनें लगा के अगर यहाँ पे HBL लिख देते हैं तो अब ये सिर्फ HBL वाले बैंक के अकाउंट में ही जमा हो सकता है, इसके अलावा किसी और बैंक अकाउंट में जमा नहीं हो सकता। तो ये हमने देखा था स्पेशली क्रॉस्ड चेक कि भाई स्पेशल बैंक जो होगा वो हमेशा इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। फिर हमने अगली टाइप देखी थी रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग के, मतलब भाई हम उसकी निगोशिएबिलिटी जो है उसको भी खत्म कर दें कि वो निगोशिएबल भी ना हो सके, वो ट्रांसफर भी ना हो सके। तो फिर हम क्या करते थे, उसके ऊपर लिख देते थे अकाउंट पे ही ओनली, तो मतलब ये सिर्फ इसी शख्स के अकाउंट में ही जाएगा जिस शख्स का नाम ऊपर लिखा है, ये आगे इंडोर्स नहीं कर सकता। तो फिर क्वेश्चन आया था कि क्या ऐसा करने से, रिस्ट्रिक्टिवली क्रॉस करने से, क्या एक चेक की निगोशिएबिलिटी वाला जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाता है, क्या वो फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता। हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, हम उसको इंडोर्स कर सकते हैं, आगे हम उसको किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मसला जो आएगा वो आएगा टाइटल का, कि जो रिसीविंग बंदा होगा उसका टाइटल गुड नहीं होगा, मतलब जो शख्स रिसीव कर रहा है उसका टाइटल उस शख्स से अच्छा नहीं होगा जिस शख्स का नाम ऊपर लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे फर्म ने अहमद को चेक इशू किया, ऊपर लिख दिया सिर्फ अहमद के अकाउंट में जाना है, अहमद ने वो चेक आगे बिलाल को इंडोर्स कर दिया, तो बिलाल के पास एक अच्छा टाइटल नहीं होगा उसका। मतलब हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल से ले तो इसका मतलब ये है कि अगर वो चेक अहमद लेके बैंक में जाता है तो बैंक वाला कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। क्यों? इसका टाइटल गुड है, ड्यू कोर्स है, कोई टेंशन नहीं है, मसला खत्म। लेकिन अगर क्या करता है, एक रिस्ट्रिक्टिवली क्रॉस चेक को अहमद इंडोर्स कर देता है बिलाल को, और जब बिलाल चेक लेके जाएगा तो अब बैंक वाला शक करेगा कि ये एक ना इंडोर्स होने वाला चेक था, लेकिन इसको इंडोर्स कर दिया गया है, या तो भाई ये जबरदस्ती इंडोर्स करा के आया, या फिर ऑनर ने इसको नहीं इंडोर्स किया, या इसने फेक किया, या कुछ इस तरह का इसने किया। तो फिर बैंक हमेशा कंफर्मेशन लेता होता है, किसकी? KPMG की भी कंफर्मेशन लेगा, आपसे भी पूछेगा कि भाई बताएं कि इस तरह की चीज हो रही है, क्या ये वैलिड है या नहीं है। फिर उसके बाद वो चेक ट्रांसफर कर देगा। तो मतलब ट्रांसफर हो सकता है, पेमेंट हो सकती है उसके ऊपर, लेकिन टाइटल गुड नहीं रहेगा। तो ये हमने देखा था रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। इसी तरह हमने देखा कि अगर एक चेक के ऊपर कोई लिख देता है नॉट निगोशिएबल, तो ये भी वही
रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग वाली ही बात है कि एक चेक के ऊपर अगर लिख दिया जाए कि ये चेक नॉट निगोशिएबल है, इसका मतलब भी यही है कि भाई ये आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो इसका भी ये वही सेम मतलब है कि भाई ट्रांसफर हो सकता है लेकिन टाइटल ऑफ द ऑनर जो होगा वो गुड नहीं होगा। क्लियर है बेटा? सुजात अहमद? जी सर। ओके, यहाँ तक की तकरीर हमारी क्लियर हुई। फिर हमने इसकी छोटे मोटे चीजें देखी। आज हम देखेंगे पेमेंट ऑफ चेक। तो बेसिकली ये पूरा टॉपिक जो है ना, बेसिकली देखो चेक के अगेंस्ट में, देखो यार जहां पे भी पैसा इन्वॉल्व होता है ना वो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है, वो बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। वहां पे बहुत ज्यादा चांस होता है कि देखो एक बार पैसा गया वो डूब गया, मतलब भूल जाओ। वो कहते हैं ना कि जो आदमी नहर, बहती नहर की दूसरी साइड से गालियां दे के भाग जाए या मुंह पे मुकर जाए एक शख्स, तो इन दोनों का कोई इलाज नहीं, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। तो लिहाजा सेम इसी तरह अगर एक शख्स के हाथ से पैसा चला गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको रिकवर करना। तो ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और दुनिया जो है ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव है पैसे के मामले में। हम तो सारे पैसा पैसा ही कर रहे हैं ना, पैसों के पीछे ही पागल हुए फिर रहे हैं, सारा कुछ कर ही पैसे के पीछे रहे हैं। आप सीए क्यों कर रहे हो? क्या आपने अभी आपसे पूछो तो कोई कहेगा जी मुल्क कौम की खिदमत करनी है, कोई कहेगा जी इंसानियत की खिदमत करनी है। सब ढकोसले और बकवास। ठीक है, लिहाजा हम सब पैसा कमाने के चक्रों में हैं और क्यों कमाए भी क्यों ना, जाहिर सी बात है एक दुनिया की हकीकत है, एक वक्त की जरूरत है पैसा, तो हमें कमाना चाहिए। लेकिन हमें जहन में क्या रखना है कि हमेशा हलाल का कमाना चाहिए और अल्लाह की उसमें बरकत को शामिल हाल रखना चाहिए और उससे उसमें बरकत की डिमांड करनी चाहिए। क्योंकि वे बरकती का पैसा बेटा किसी काम का नहीं, आपके पास जितना मर्जी हो। आपने अगर एग्जाम्पल देखनी है तो आप अपने हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देख लो कि बड़ा पैसा होता है, आखिरत कितनी खराब होती है। नंबर वन, इनको बहुत पैसा है। अगर आप जरदारी को देख लो तो बेचारा उबली हुई सब्जियां और भिंडी के अलावा कुछ खाता नहीं है, खा नहीं सकता, डॉक्टरों ने मना किया है। तो भाई एक पैसे में बरकत नहीं है, उनको पता नहीं है कि पैसा कहाँ पे कितना है, बेतहाशा है। लेकिन बहरहाल उनके किस इस्तेमाल का, अपनी जिंदगी उन्होंने खराब की, अपनी गुडविल खराब की, पैसा कमाने में लगाया और जिंदगी का सारा बेड़ागर कर दिया। मतलब अगर ये इस लाइन में ना आते तो हो सकता है कि ये 10-10 साल मजीद हेल्थी जिंदगी जीते। हो सकता है कि ये जो अभी बिस्तरों पे पड़े हैं, उम्र तो इतनी है जितनी वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे होते। जिस तरह के गरीब मजदूर बंदा, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि 2-3 दिन पहले, बल्कि नहीं इतवार को, हाँ इतवार को, संडे को मैं बैठा हुआ घर में, संडे था, नहीं संडे नहीं था, आपकी क्लास ली हुई थी मैंने, शायद मंडे था या सैटरडे था, नहीं सैटरडे या संडे, आई थिंक जो भी दिन होगा। 12 मेरे भाई की कॉल आई, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जुनैद, मैंने कहा जी, कहता है तैयार हो जाओ दावत पे जाना। मैंने कहा जी ठीक है, दावत पे जाना है, गाड़ी पे चले या मोटरसाइकिल पे चले? कहता यार गाड़ी पे 1000-1500 का पेट्रोल लग जाएगा, हम बाइक पे चलते हैं। मैंने कहा कितना, कहाँ जाना है? कहते कहरोड़ पक्का जाना है। अब कहरोड़ पक्का हमसे 30 किलोमीटर दूर है। तो मेरी आदत इतनी नहीं है बाइक के ऊपर घूमने फिरने की, आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा लाडला बंदा हूँ। बाइक पे मेरी नहीं है, लेकिन 30 किलोमीटर जाहिर सी बात है, गाड़ी पे ज्यादातर मैं सफर करता हूँ तो 30 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता। मेन रोड, सीधी रोड हो तो मुश्किल 15-1 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लग जाते हैं, ज्यादा ज्यादा बंदा पहुंच जाता है। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, बाइक पे चलते हैं। खैर मैं तैयार हो गया, हम यहाँ से जनाब तकरीबन 1 बजे दोपहर के निकल गए। अब भाई वो कहरोड़ पक्का पता नहीं कहाँ रह गया, कहरोड़ पक्का से आगे 24 किलोमीटर आगे था वो इलाका। अब 54 किलोमीटर वन साइड, 1.5 घंटा मोटरसाइकिल पे पीछे बैठे। अच्छा बंदा चला रहा हो ना, वो भी इतना नहीं फील करता जितना कि पीछे वेला बंदा बैठा फील कर रहा होता है। तो एक बंदा जो पीछे वेला बैठा, मैं सिर्फ एक काम कर रहा था, हाथ में मोबाइल था, उस पर गूगल मैप था कि भाई अभी कितना सफर रह गया है, कितना रह गया है, स्पीड क्या है, मैं खुद को इस पर मसरूफ रख रहा था। खैर तो क्योंकि जाहिर सी बात है मैं घर से बहुत बाहर रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम जो है वो मैंने बाहर गुजारा है, तो इतनी बातें होती नहीं है मतलब भाइयों के साथ। तो कोई सारी बातें, कोई टॉपिक हो, कोई अता पता हो कि क्या चल रहा है जिंदगी में, तो बंदा गपशप करता है ना तो मैं घर रहता हूँ और ना मुझे पता होता है कि क्या चल रहा है। तो बिरादरी रिश्तेदारों का तो मुझे पता नहीं है, 1-2 फूफो है जिन्होंने तंग किया हुआ है, उनका मुझे सबसे ज्यादा पता है, बाकी किसी का नहीं पता। खैर फूफो सबकी तंग करती है। बार कोई आहिस्ता बोलो यार, ये नीचे साथ ही घर है मेरी फूफो का, पता नहीं घर ही ना हो, सुन रही हो तो रात को एक नया पंगा खड़ा हुआ पड़ा होगा कि ये दुनिया में मुझे मशहूर कर रहा है। अच्छा खैर, तो उधर आप तकरीबन कोई मुझे 1.5 घंटा जाने में लगा। अब जब वहां हम दावत पे गए तो बेसिकली दावत में बड़ा गोश्त था और राइस थे, जरता था सिंपल सादा जिस तरह होता है। गुड़िया था। तो वहां पे हम दावत में गए भाई। अब हम टेबल पे बैठे हैं, मेरे भाई जो है बड़े, वो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर भी हैं और साथ में उनकी अपनी क्लिनिक भी है, डॉक्टर हैं, वो प्रैक्टिस भी करते हैं। अच्छा
अब यहाँ पे सारे एईओ थे, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, दो इधर बैठे हैं, ये भाई है, ये एक और बंदा है, इस साइड पे एक ही बंदा बैठा था, यहाँ पे एक बंदा था, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरे साथ एक छोटा बच्चा और उसके साथ उसका दादा है। ये दादा भाई कम से कम 70 साल से ऊपर का था, मतलब उसके हाथ कांप रहे थे, 70 से बहुत ऊपर होगा, वो 80+ होगा। बिल्कुल काला रंग, बहुत ज्यादा व्हाइट बाल उसके, पक्का पक्का बाबा, हाथ मतलब उसके कांप रहे थे। भाई खाना शुरू हुआ, उस बंदे ने हमें, बाबे ने शर्मिंदा करके रख दिया यार, मतलब एंड तक बैठा रहा जब तक कि खाना खत्म नहीं हुआ। मतलब उसने कम से कम 4-5 प्लेटें बड़ी गोश्त की खाई होंगी, राइस 4-5 प्लेटें खाया, 1-2 प्लेटें शोरबा पी गया। मतलब वो जब ब्रेक आती थी ना बीच में कि दिया हुआ है जाओ सालन लेके आओ, और वो लेने जाते थे, या खत्म हो जाता था जब तक के वेटर आता, तो वो क्या करता था, शोरबा उठा के डालता और उसको चम्मच से खाना शुरू कर देता। ओ भाई हम सब बैठे और परेशान हो रहे थे कि बाबे ने पता नहीं रात को सोना है या नहीं सोना, कि हजम कैसे करेगा, मतलब एक बड़ा गोश्त हमसे नहीं हजम होता भाई। वही उस बंदे हमने तकरीबन ना शुरू वाला आधा घंटा तो नॉर्मल हमें लगा कि चलो यार नॉर्मली हम भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन अगले 20 मिनट वो एबनॉर्मल हो गया, क्योंकि हम सब हाथ साफ कर रहे थे खा के, और वो अभी तक डिशों के ऊपर हाथ साफ कर रहा था। वो भाई उसने बड़ा टिका के खाया, जट बंदा था कोई, थे वो राणा राणा था कोई, राणे जो होते हैं ये मुहाजिर, ये था वो। और जट था, मतलब काम खेतों वाला देहात के गांव का बंदा था, बाबा था, और भाई उसने अन्नी पा थी कसम से। आखिर में वो बंदा आया ना ट्रे उठाने, खत्म हो गया जब खाली हुआ। नहीं नहीं, सुने ना। अच्छा वो जब बंदा लास्ट में ट्रे उठाने आया ना खाली, तो मैंने कहा कि यार रुक जाओ, बाबा जी खा रहे हैं। कहता है यार ये घर का बाबा, ये खाता ही रहेगा। तो कहने की बात यह है कि यार ये जिंदगी है। उसके साथ में पोते पोते भी फिर रहे थे, जाहिर सी बात है कि उसके बेटे बड़े बड़े होंगे। वो बंदा माशाल्लाह टिका के खा गया, और उसको पता भी नहीं। हमने खाया और हमें फिक्र पड़ी हुई थी, घर जाके लेमन सोडा बना के पी लेंगे, थोड़ा सा गुड़ खा लेंगे, काला नमक डाल के 7 अप में पी लेंगे, तो शायद ये हजम हो जाए, नहीं तो भाई कोई नहीं, फिर आदमी वाली दवाई तो पी लेंगे। तो ये बेसिकली लाइफ में बरकत होती है, ये हलाल की कमाई का फायदा होता है हमें, क्योंकि इनिशियल स्टेज में इस लाइफ में हमें सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, हमें हमारी ख्वाहिशात फील हो रही होती है, और उनको ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है। तो हम पागल होते हैं कि यार किसी भी तरीके से ना, जब हमारे पास पैसा आना चाहिए, भाड़ में जाए हलाल है या हराम है, बाई हुक और बाई क्रुक, जस्ट पैसा आना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र गुजरती है ना, तो आपको अंदाजा होता है कि यार ये जो मैं कमा रहा था, मेरे तो फिर भी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं। बेसिकली तो जो मैं कमा रहा था वो किसी और का रिस्क था। देखो जब आपके पास पैसा आता है ना, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास कोई खर्चा आने वाला है, और ये 100% है, क्यों, पैसे की नेचर है, ये दुनिया का असूल है कि वो किसी एक शख्स के पास नहीं रहता। जैसे ही आपके पास पैसा आना आता है ना, तो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आगे खर्चा कोई आ जाए। अब तब आपको जाके अंदाजा होता है 50-55 साल 60 साल की एज में कि यार ये जो पैसा था बेसिकली ये तो मेरा था ही, ये तो मैं कमाई किसी और के लिए रहा था, और ना मुझे इसका कोई फायदा हुआ है, ना मैंने अपनी कोई ख्वाहिश पूरी की, और ना मुझे ये कभी पूरा हुआ है कि मैं कभी चलो सेटिस्फाई हो गया हूँ कि यार ये मेरे अब मेरा पैसा हो गया, अब मैंने सुकून करना। सारी जिंदगी मैंने भाग दौड़ में गुजार दी, ना मैं घूमा फिरा, ना मैंने फैमिली को टाइम दिया, ना मैंने बच्चों की तरबियत की, ना मैंने जिंदगी को एंजॉय किया, ना मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि स्टेज के ऊपर, ना मैंने अपनी इस उम्र को किसी पॉजिटिव वे में यूज किया। और अब जब के 60 साल का हो चुका होता है, तब उसे पता चलता है कि ये लोग, ये दुनिया, ये पैसा मैटर नहीं करते, तब तक उसका बेड़ा गर्क हो चुका। तब उसको समझ आती है कि यार ये तो सारी जिंदगी मैंने बकवास की है, कुछ भी नहीं था। आने वाली नस्लों के लिए कटा करता रहा, आने वाली नस्ल वही है जो अब हमेशा कहती है कि अब्बा तू कितना ही किया साढ़े वास्ते। मतलब और क्या यार, हम खुद कहते हैं कि यार हम अपने वालिदैन को, यार आपने हमारे लिए किया क्या। कभी कभी मतलब इस तरह इस सेंस में बात निकल जाती है हमसे, हम नहीं राजी होते, हालांकि हमारे वालिदैन ने अच्छी खासी जायदाद बनाई है हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जब तक हमें जाके अंदाजा होता है कि यार हमें हलाल कमाना चाहिए था, कम भी होता तो ये जिंदगी गुजर जाती, कम होता बरकत वाला होता तो जिंदगी गुजर जाती। लेकिन उसका फायदा ये होता कि आज मैं सुकून में भी होता, मैंने अपनी लाइफ, मुझे याद भी होती कि मैंने क्या किया। क्या होता है कि हमें सिर्फ यही याद होता है, सुबह 9 बजे यहाँ पे जाते थे, रात 10 बजे वापस घर आते थे, ये हमें एंड पे हमारा सारा कुछ हमें याद बचता है। तब जाके हमें कदर पड़ती है, लेकिन तब हमारे पास टाइम नहीं होता, हम हालात खत्म हो चुके होते। तो लिहाजा बच्चे, जिंदगी में पैसे के पीछे भागो। मैं ये नहीं कहता कि पैसा ना कमाओ, पैसा बहुत जरूरी है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हलाल का होना चाहिए, उसमें बरकत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा बहुत है तो साथ में टेंशन भी बहुत हो, तो फिर उस पैसे का कोई फायदा नहीं। ये अभी आपको जैसे ऐसे लग रहा हो कि मैं कोई हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूँ, जब आप अभी जिंदगी के 10 साल मजीद गुजारेंगे ना, तब आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है कि हमारे खर्चे इतने बढ़ चुके होते हैं, हमारी जरूरियात इतनी बढ़ा चुके होते हैं, हम खुद बढ़ा चुके होते हैं, हालांकि होती नहीं, हम खुद बढ़ा चुके होते हैं कि अब आगे इसके अलावा हमें कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा होता कि हम पैसे कमाना कम कर दें। ऐसा नहीं हो रहा होता, तो हम अपनी जरूरियात को खुद बढ़ाते जाते हैं। नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 70-80 साल की जिंदगी है, और ये कोई ये नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी जिंदगी है, कुछ भी नहीं है। हम सब आधी आधी जिंदगी गुजार के बैठे, तो हमने इस आधी जिंदगी में क्या उखाड़ लिया? अगर हम याद करें पीछे लाइफ में, हमें जिंदगी के 3-4 इवेंट ही याद होंगे। अभी मैं कहता हूँ मुझे बताओ आपकी जिंदगी में क्या कुछ याद है, बहुत मुश्किल आपके जहन में 3-4 इवेंट होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और सेम इस तरह अगले 30 साल भी हमारे साथ यही होने वाला है, बल्कि अगले 30 साल तो के अगले 30 बेटा मोटिवेशन नहीं होती है, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, हकीकत है, हकीकत है वो बेटा, हकीकत है, बहुत बड़ी जिंदगी की हकीकत है। क्या है कि भाई अगले 30 साल हम और मसरूफ हो जाएंगे, हमें इनका भी नहीं पता चलेगा। हमें ये पिछले वाला तो बहुत अच्छा पीरियड था हमारा, आगे आगे तो जिंदगी जो है वो आपके सर में रोज एक नया डंडा मारती है। आप अपने खून से नफरत हो जाएगी कि यार जब भी कॉल बजती है, बेल आती है, हमारा आधा खून सड़ जाता है, अल्लाह खैर ही करे कौन आ रहा है। तो भाई से बेहतर नहीं, मोबाइल नहीं होते थे, वो जिंदगी ज्यादा बेहतर थी, अब ज्यादा बेहतर है। अब क्या होता है, घर में झगड़ा हुआ मियाँ बीवी का किसी का, वो जनाब जी फोन उठा, फौरन आग लग गई, हफ्ते में सारा बेड़ा घर। पहले क्या होता था भाई, झगड़ा होता था, बात घर तक पहुंचते पहुंचते हफ्ता 2 लग जाता था, वो वैसे ही मामला सेटल हो। तो देखो हमने खुद अपनी जरूरियात बढ़ाई किस चक्कर में कि जिंदगी आसान करें, और बदले में क्या हुआ, हमने जिंदगी मुश्किल में डाल दी। उसके बाद सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा जो जिंदगी का हमारा धोखा है ना, वो हमारा दिमाग है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा जहन जो है वो हमें जो बता रहा है, जो करने की कोशिश कर रहा है, ये एक पॉजिटिव चीज है। हमारा माइंड कंस्ट्रक्टिव आइडियाज हमें देता है, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। हमारा माइंड बाय नेचर डिस्ट्रक्टिव है। क्यों? क़यामत हमने ही लेके आनी है। ये सारी निशानियां पूरी हो रही हैं, क्या ऊपर से फरिश्ते आके पूरा कर रहे हैं? नहीं, ये हमारे दिमागों की इख्तरा है। हमारा दिमाग बेसिकली बना ही डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाने के लिए, ये बाय नेचर डिस्ट्रक्टिव है। आप जितनी मर्जी चीज पॉजिटिव करें, आपके लिए वो चाहे पॉजिटिव होगी, लेकिन लॉन्ग रन में वो हमेशा नेगेटिव होगी किसी के लिए। एग्जाम्पल ले लो, हमने एटम बम बनाया, हमने टेक्नोलॉजी बनाई, हमने जहाज बनाया, हमने ये सारा, हालांकि इनको देखते सारी पॉजिटिव चीजें हैं, नहीं बेटा ये पॉजिटिव हमें लगती है ना, क्योंकि शॉर्टर रन में हमें इसका फायदा है, जरा लॉन्गर रन में देखो इनका क्या अंजाम है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, रोबोटिक वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, हम कंप्यूटर की फील्ड में जा रहे हैं, क्या जी ज्यादा पैसा कमाए, ज्यादा बड़ी देखो तो सही ना, क्या हमसे पहले वाले जो कबायली लोग थे, जिनके पास पैसा नहीं होता था, वो क्या भूखे नंगे होते थे? क्या था, मेहनत करके खाते थे। अब हमें मेहनत की आदत नहीं रही, तो हम कहते हैं कि हमारा दिमाग हमारे लिए आसानियां पैदा कर रहा है, लेकिन हमें ही नहीं पता कि हमारा दिमाग हमारी कब्र तैयार कर रहा है। हम गाड़ियां ईजाद कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, हम एटम बम ईजाद कर रहे हैं, दुनिया की तबाही सामने ला रहे हैं, हम जहाज ईजाद कर रहे हैं, हम पैदल चलना खत्म कर रहे हैं, मोटरसाइकिल वगैरह कर रहे हैं, अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप खुद देखो ना, हमने साइकिल ईजाद की, मोटरसाइकिल ईजाद की, हम सोचे तो ये कंस्ट्रक्टिव माइंड है, ठीक है, ये भाई हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है, हमारी आसानी है। दूसरी तरफ देखो तो सही कितना बड़ा नुकसान है आपका। तो ये हमारा माइंड बाय नेचर डिस्ट्रक्टिव है। तो जो आपका दिमाग कहता है बेटा, हमेशा उसको अपने दीन, ईमान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में एक बार इंस्पेक्ट जरूर कर लेना कि क्या ये आइडिया जेन्युइन है, वैलिड है, हमें जो मर्जी लग रहा हो। तो जिंदगी में बेटा जो भी करना, पैसा कमाना, बहुत कमाना, मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई लिमिट रख लेना या ना करना, नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि ये पैसा आपका नहीं है और ये दुनिया भी आपकी नहीं। आपको कहीं और जाके जवाब देना है, जितना ज्यादा पैसा उतना बड़ा हिसाब। तो फिर आपने उस पैसे को यूज भी वैसे करना। तो लिहाजा क़यामत के दिन सबसे मुश्किल सवाल जो होगा ना किसी भी इंसान के लिए, वो यही होगा
कि भाई बताओ कहाँ से कमाया, कहाँ पे लगाया, बस ये एक बड़ा सवाल। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई आप वॉक करते थे या नहीं करते थे, आप ये करते थे या वो करते थे, आपने इतना क्यों खाया था, आपने कम क्यों खाया था, नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। हदीस में है कि सबसे मेन सवाल क्या होगा, कहाँ से कमाया, कहाँ पे लगाया, बस। तो हमें पता ये चलता है कि इस दुनिया की सारी हकीकत ही सिर्फ कमाने और लगाने के ऊपर है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारी कमाई साफ होनी चाहिए। लगाने से क्या मुराद है कि हमारी कमाई उन जगहों पे लगनी चाहिए जहां उसका हक है। आप अपने घर वालों पे लगाओ, रिश्तेदारों पे लगाओ, अपनी औलाद पे लगाओ, अल्लाह के रास्ते में लगाओ, ये सब सदके हैं। हम बिला वजह उड़ाते हैं, हम शुगलों पे लगाते हैं, हम दोस्तों पे लगाते हैं, हम अपनी माओ को गिफ्ट भेजते रहते हैं, माँ बाप का पैसा बर्बाद करते रहते हैं, ये सब बकवास। ठीक है बच्चे, तो लिहाजा ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। ओके, तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। मैं कभी कभी बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ तक क्लियर है? किसी की अब तक कहें यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके जी, गुड हो गया। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे समझने की बेटा, और हिदायत पे रखे, हम दुआई कर सकते हैं। ओके, तो भाई देखो, ये पैसा जो है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है। तो लिहाजा हमेशा मसला ये होता है कि जो शख्स पैसा लेने वाला है वो कभी रोला नहीं डालेगा। पैसा लेने वाला बंदा कभी रोला नहीं डालता कि यार मीनू पैसा तू क्यों दे रहा। मिसाल के तौर पे दुकान पे चले जाए, आप पूछ लो उससे, हाँ भाई दिन में कितनी बार आप लोगों को गलत पैसे दे देते हो, मतलब 50 की जगह 500 समझ लेते हैं और बेचारे उसका बैक कर देते हैं। आपने 50 दिए, वो 500 समझ के 450 आपको वापस कर देता है, इस तरह का मतलब ज्यादा वापस हो जाते हैं। तो कहेगा यार दिन में कई बार हो जाता है। तो कहते बताओ जी आपको वापस कितनी बार की अगले ने देख के। आपको एक आधा बंदा ही कर जाता है, बाकी तो ले ही जाते हैं सारे, खुश हो जाते हैं, बल्कि चलो जी आज हमारा जुगाड़ लग गया। तो लिहाजा लेने वाला कोई रोला नहीं डालता, देने वाले पे हमेशा मसला होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले की होती है। इस केस में यहाँ पे क्योंकि बैंकर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बैंकर ने पेमेंट करनी है, और चेक भी बड़ा एक रिस्की सा मीडियम है कि फेक हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, जाली हो सकता है, जबरदस्ती का बनाया हो सकता है, मार कुटाई वाला हो सकता है, फोर्ज्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा बैंकर की सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने पैसा देना है, पैसा दे दिया तो डूब गया। तो लिहाजा फिर क्या है कि भाई हो सकता है कोई छोटा सा कहीं पे रोला हो, पैसा गलत बंदे को चला जाए, तो बैंकर वो क्या भाई फांसी लगा दोगे। तो ये वाला टॉपिक जो ये बेसिकली बताता है कि बैंकर अगर पेमेंट कर देता है तो उसको प्रोटेक्शन किन किन हवालों से दी जाती है। तो पहला टॉपिक है कि भैया अगर एक क्रॉस चेक एक से ज्यादा बार स्पेशली क्रॉस हुआ हो, स्पेशली क्रॉस कि भाई बैंक का नाम लिखा होना चाहिए कि इस बैंक में जाना है। तो पहले एक बार क्रॉस हुआ, मिसाल के तौर पे केपीएमजी ने एक चेक दिया, क्रॉस किया, एचबीएल लिख दिया, आपने क्या किया, उसी के ऊपर मजीद क्रॉस किया और यूबीएल कर दिया। तो ये 2 से ज्यादा बार क्रॉस हुआ है, तो ये कभी भी बैंक आपको कैश नहीं करके देगा, बैंक हमेशा रिफ्यूज कर देगा। ठीक है, इसके अगेंस्ट में पेमेंट नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर बैंकर जो है वो ड्यू कोर्स में पेमेंट कर देता है, मिसाल के तौर पे आप एक चेक लेके गए, बैंकर उसको प्रॉपर तरीके से चेक करता है, साइन मैच करता है, उसके पास कोई वजह नहीं है शक करने की ये चेक गलत है या कुछ और, वो पेमेंट कर देता है। कल को पता चलता है कि आप किसी को गोली मार के वो चेक लाए थे, तो बैंकर को लायबल नहीं किया जाएगा। अगर क्रॉस चेक की पेमेंट ड्यू कोर्स में हो गई है तो बैंकर लायबल नहीं होगा। हाँ, अगर वो आउट ऑफ ड्यू कोर्स कर देता है, मतलब प्रॉपरली चेक को इंस्पेक्ट नहीं करता, हो सकता है सिग्नेचर गलत हो उसके ऊपर, फोर्ज्ड सिग्नेचर थे, फेक सिग्नेचर थे, उसने मैच नहीं किया, इस सूरत में बैंकर हमेशा लायबल होगा। और इसी तरह अगर कोई शख्स एक ऐसा चेक लेके जाता है जिसका टाइटल डिफेक्टिव है, मतलब एक बेरर चेक था, आपकी जेब में फिर रहा था, आपसे गिर गया, कोई शख्स उठा के गया, उसने जाके बैंक में प्रेजेंट कर दिया, अब उस शख्स का टाइटल डिफेक्टिव है, वो उसका ऑनर नहीं है। लेकिन अगर बैंकर प्रॉपर उसकी इंस्पेक्शन करता है, उसको चेक करता है, वेरीफाई करता है, साइन साइन मैच करता है, ठीक है, पैसे दे देता है, तो फिर भाई बैंकर का कोई कसूर नहीं है। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात ये वाली भी? जी ओके, इसी तरह अगर कोई बैंकर जो है वो चेक अकाउंट पे ही है, मतलब जस्ट अकाउंट पे ही लिखा हुआ है और उसके अकाउंट में चेक जमा हो जाता है, क्या मतलब, फिर से पढ़ते हैं। सिमिलरली इफ द कलेक्टिंग बैंकर हैज कलेक्टेड अ चेक विच डज नॉट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अपीयर टू बी क्रॉस्ड अकाउंट पे, क्या मतलब कि जब आपको चेक मिला वो जस्ट सिंपल एचबीएल लिखा हुआ था, स्पेशली क्रॉस था, आपने क्या किया, यहाँ पे आगे लिख दिया अकाउंट पे, आपने खुद उसे लिख दिया, उसको रिस्ट्रिक्टिव कर दिया।
तो बैंकर अगर इस चेक को आपके अकाउंट में, अकाउंट पेई के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और बाद में कोई मसला निकल आता है तो बैंकर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आप खुद अकाउंट पेई कर सकते हो। क्यों? हम ऊपर पढ़ चुके थे कि एक चेक ओपन है, उसको जनरली क्रॉस कर सकता है कोई भी, जनरल क्रॉसिंग है, उसको स्पेशल क्रॉस किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। तो स्पेशल क्रॉस है, उसको रिस्ट्रिक्टिव क्रॉस किया जाता है, किया जा सकता है, उसको भी कोई भी कर सकता है। तो लिहाजा अगर आपने स्पेशल से एक शख्स को चेक कुछ हुआ, वो स्पेशल क्रॉस था, उस शख्स ने उसको रिस्ट्रिक्टिव क्रॉस कर दिया और बैंकर ने उसकी पेमेंट कर दी, तो बैंकर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बाद में अगर उसका कोई मसला निकल भी आता है तो। क्लियर है? जी सर। ओके। अब एक बैंक की अथॉरिटी है कि जब भी उसके पास कोई चेक जाता है तो उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर सकता है। ये बैंक की अथॉरिटी, जो बैंकर होता है, आप उसके पास चेक लेके जाते हो, एक ठीक चेक है तो वो उसके अगेंस्ट में पेमेंट आपको कर सकता है, ये उसकी अथॉरिटी है। उसकी ये अथॉरिटी किस तरीके से खत्म की जा सकती है? मिसाल के तौर पे आपने, सजाद ने बिलाल को चेक दिया, अब सजाद चाहता है कि भैया क्या कहते हैं, एक अभी जा रहा था बिलाल, सजाद के ध्यान में आया यार मैंने तो पहले बिलाल को पेमेंट कर दी है, तो अब सजाद चाहता है कि जो बैंकर है वो इसको पेमेंट ना करे। तो कितने तरीकों से बैंकर की अथॉरिटी खत्म की जा सकती है? तो सबसे पहले काउंटरमैंड ऑफ पेमेंट। काउंटरमैंड ऑफ पेमेंट से क्या मुराद है बच्चे? कि पेमेंट का रोक देना। मतलब सजाद फोन करके बैंक वाले को कह देता है जी मैंने इसी तरह चेक इशू किया है, फलां नंबर का चेक है, आपने उसको कैश नहीं करना। तो अब बैंकर उसको कैश नहीं कर सकता, उसकी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरह एक कस्टमर ने, किसी भी शख्स ने चेक इशू किया, वो शख्स अभी चेक कैश कराने नहीं पहुंचा था, मिसाल के तौर पे एक शख्स ए है, उसने बी को एक चेक इशू किया, बी जो है वो अभी चेक जेब में डाल रखा है और वो कह रहा है कि जी मैं 2 दिन बाद इसे कैश करा लूंगा। अगले दिन ए जो है वो अल्ताफ भाई को प्यारा हो गया, उसकी बोरी बंद हो गई, मतलब वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया और उसकी न्यूज जो है वो जियो न्यूज की पट्टी पे आ गया। अब जो बैंकर बैठा था उसे पता चल गया कि ए जो है ये मर चुका है। अगले दिन बी जो है वो चेक लेके पहुंचा है बैंकर को, तो बैंकर कहेगा क्योंकि मेरा कस्टमर डेथ हो चुकी है तो अब आपको इसकी पेमेंट नहीं होगी। ठीक है? कस्टमर डेथ के ऊपर भी अगर नोटिस ऑफ कस्टमर डेथ मिल जाता है तो उसके बाद उसके अकाउंट में से किसी चेक को ऑनर नहीं किया जाएगा। क्लियर है? जी। और इसी तरह अगर किसी शख्स को इंसॉल्वेंट करार दे दिया जाता है, इंसॉल्वेंट से मुराद होता है दिवालिया निकल जाना, दिवालिया निकल जाना, किसी शख्स का बिल्कुल खाली हो जाना, कंगाल हो जाना, और उसको अदालत उसको ऑर्डर दे देती है कि ये शख्स आज के बाद दिवालिया हो गया है, इससे किसी किस्म का लेन देन नहीं करना, किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। तो अगर उसके बैंक अकाउंट में कोई पैसे ऐसे पड़े हैं तो उसमें से चेक अब उस दिन के बाद, जिस दिन नोटिस मिलेगा बैंकर को कि ये शख्स दिवालिया हो गया, उसके बाद वो किसी चेक की पेमेंट नहीं करेगा, उसकी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा एक बैंकर की अथॉरिटी कितने तरीकों से खत्म की जा सकती है? 3 तरीकों से। नंबर 1, उसको पेमेंट को खुद ही रोक दिया जाए, मतलब उसे कॉल करके कह दिया जाए, किसी भी तरीके से कह दिया जाए कि जनाब आपने पेमेंट नहीं करनी। नंबर 2, कस्टमर की डेथ हो जाती है। नंबर 3, जब बंदा दिवालिया हो जाता है। तो इन तीनों तरीकों से किसी भी शख्स का जो है उसकी अथॉरिटी खत्म हो जाती है, किसी भी बैंकर की। क्लियर है पुत्र? जी सर। चलें जी, तो ये हमारा चेक वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। तो अब अगर हम समराइज करें तो हमारा 70% मिनिमम सिलेबस एंड हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा पीछे रह गया है, उसका तरीका यह है कि वो चलता रहेगा साथ साथ और हम उसकी तैयारी भी करते रहेंगे। लेकिन आज क्या तारीख है बच्चे? 9 आज, ठीक है जी, 9, 10, 11, 12 कब बन रही है? इतवार को। 12 इतवार को बन रही है। ओके, तो मैं अभी अपने बच्चे को कहता हूँ वो आगे आपको 13 से टेस्ट शेड्यूल बना के सेंड कर देगा। हमारा टेस्ट शेड्यूल क्या होगा कि सबसे पहले तो होगा हमारा चैप्टर वाइज। अब चैप्टर वाइज में मसला ये है कि कुछ चैप्टर छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। मिसाल के तौर पे ये चेक वाला जो ये वाला चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन ही आपसे टेस्ट हो सकता है। तो लिहाजा चैप्टर वाइज अगर हम चले भी सही, तो अब तक हमने कितने चैप्टर कर लिए?
1, 11, 12, 977 13, 14, 15, 16, मतलब 11 से 8 कितने हो गए? 11 से 18, 8 चैप्टर ये हो गए, 9 हो गए, और एक साला 10 चैप्टर हो गए हमारे। 9 सर 9 होते हैं। 9 हो पता गए। नहीं। यस ओके ओके, 9 चैप्टर हमारे हो गए हैं। अगर 9 चैप्टर के हम चैप्टर वाइज भी टेस्ट करें और हर चैप्टर का टेस्ट हम 2 दिन बाद भी रखें, 2 दिन बाद भी रखें ताकि आप प्रॉपर तैयारी करें, तो भैया हमें कितने दिन लगेंगे? मतलब 1 महीना जस्ट हम एक एक चैप्टर का करके इन 9 चैप्टर का टेस्ट कर पाएंगे, जबकि हमारे टोटल चैप्टर का 18। तो लिहाजा चैप्टर वाइज टेस्ट तो हमारा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर छोटे नहीं है बीच में, और अगर हम करने बैठ भी जाएंगे तो हमारे लिए वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। लिहाजा इसमें ये होगा कि हमारे जो लास्ट 3 चैप्टर हैं वो तो सिंगल सिंगल होंगे, एक एक चैप्टर का टेस्ट होगा। चैप्टर 1 का भी सिंगल होगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और पार्टनरशिप, इन दोनों के जो होंगे, हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक टेस्ट रखेंगे, पार्टनरशिप का भी एक ही टेस्ट होगा। तो इन 2 का एक एक टेस्ट होगा, लास्ट 3 चैप्टर का एक टेस्ट होगा, और चैप्टर 1 का भी एक टेस्ट होगा। तो ये हमारे 4-5 टेस्ट एक बार कवर होंगे। ठीक हो गया? उसके बाद फिर हम एक मिड टर्म लेंगे, और फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम कब तक काफी हद तक कवर कर चुके होंगे। फिर हमारी डुअल टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट चलते रहेंगे, लेकिन इनके फिर मिड टर्म शुरू हो जाएंगे। मतलब कभी हम लास्ट 3 का इकट्ठा एक टेस्ट कर लेंगे, कभी हम लास्ट 3 को मिला के साथ पार्टनरशिप मिला के टेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये होगा कि हमारे सारे 5 पेपर कवर हो जाएंगे। ठीक हो गया? ओके ओके, तो अब हमारा जो 13 को टेस्ट होगा। अच्छा, आप में से कोई और आपका दोस्त किसी और इंस्टीट्यूट से लॉ ले रहा है, लॉ की क्लासेस ले रहा है? आपका कोई दोस्त जो आपके साथ रहता हो, आपको जिसके बारे में कुछ आइडिया हो, ताकि हम कुछ कंपेयर कर सके नो चीजें? सर याद बिलाल? पता कर लूंगा सर। अच्छा चल, ठीक है। वैसे हम बहुत स्पीड में जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मंडे को हमारा इंशाल्लाह टेस्ट होगा। कौन से चैप्टर का? लास्ट 3 चैप्टर का हमारा मंडे को टेस्ट होगा। 13 को हमारा पहला टेस्ट जो है वो चैप्टर 16, 17 एंड 18 का होगा। ठीक हो गया बच्चे? ओके सर ठीक है। हो सकता है हमारी कल क्लास ना हो, ताकि मैंने ट्रैवल करना है। फिर हम सैटरडे को रख लेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है? ओके बेटा जी, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज।